गुड आफ्टरनून। हम कपल के कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। आगे हम उसी में और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्योंकि जितना न्यूमेरिकल करेंगे उतना ही हमारी क्लैरिटी आएगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हम अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन में आपको उसका जो डायग्राम है और वर्ड्स है वो सारा बता देता हूँ, पूरा उसमें लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, दैट इज वुडन ब्लॉक। इसकी लेंथ आपको दी हुई है 3 मीटर्स। ठीक है, इसकी लेंथ दी हुई है आपको 3 मीटर्स। और इस वुडन ब्लॉक का वेट भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, वुडन ब्लॉक का वेट भी आपको बता दिया गया है एंड दैट इज 80 kg। ठीक है, 80 kg का वेट है वुडन ब्लॉक का। और सॉरी 27 kg वेट है इसका। ठीक है, और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक वेट रखा है, एक वेट है जिसको सस्टेन करना है, एक वेट है जिसको सस्टेन करना है, और इसका आपको वेट दिया हुआ है 80 kg। ठीक है, 80 kg वेट दिया हुआ है। ठीक है, कहा गया है कि इस पे 2 आदमी इसको, इस वुडन प्लैंक को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये मैन है आदमी और इधर एक बॉय है। ठीक है, एक लड़का। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक 3 मीटर का वुडन प्लैंक है। ठीक है, उस पे उसका खुद का अपना वुडन प्लैंक, जो ये वुडन प्लैंक है, इसका वेट 27 kg है। ठीक है, और इसके ऊपर एक वेट है जिसको उठा के ले जाना है या जो भी करना है, इसके ऊपर रखा हुआ है 80 kg का। ठीक है, और इन दोनों को सपोर्ट देके इन 2 लोगों को लेके जाना है, एक आदमी और एक लड़का। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि जो ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो वेट है इसको दोनों लोगों को लेके जाना है। ठीक है, इस प्लैंक पे ये वजन रखा हुआ है 80 kg का वुडन प्लैंक है जिसका खुद का वजन 27 kg है। एक आदमी और एक लड़का जो इसको सपोर्ट देंगे, दोनों तरफ से उठा के ले जाएंगे इस प्लैंक को। तो आपको ये बताना है कि वेयर द वेट इज प्लेस्ड, जो ये वेट है, जो लोड है, या वेट नहीं, लोड कर लीजिए, वेयर द लोड इज प्लेस्ड सच दैट, मतलब इस वेट को, इस लोड को हम इस प्लैंक पे कहाँ रखें, सच दैट द force applied by the boy is half of the man। ठीक है, मतलब कि इस वुडन ब्लॉक को, इस लोड को हम इस प्लैंक पे कहाँ पे रखें जिससे कि जब ये दोनों लोग इसको उठा के ले जाएं तो जो बॉय है, लड़का है, इसका जो लगा हुआ फोर्स, मतलब ये जो काम करेगा वो आदमी के आधा फोर्स लगाए, आदमी ज़्यादा फोर्स लगाए और ये कम फोर्स लगाए, तो ये कहाँ रखा जाए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो पहला तो सवाल समझ में आ गया आपको। एक प्लैंक है जिसके ऊपर एक वेट हमको रखना है, अभी रखा नहीं है, हमको ले जाना है, हमें डिसाइड करना है। एक आदमी है हमारे पास और एक लड़का है।
लड़के का काम आदमी के आधा होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए हम ये लोड इस पूरे प्लैंक पे कहाँ रखें, ठीक है। तो देखिए बेसिक चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि ये जो वज़न है, जो ये लोड है, जो सामान है, वो जितना जिसको ज़्यादा उसको बियर करना है, मैन का काम ज़्यादा हो, मतलब इसका काम आधा हो मैन के, लड़के का, तो इसका मतलब मैन को ज़्यादा काम करना है, तो जिसको ज़्यादा काम करना है उसकी तरफ वज़न ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये जो लोड है ये आदमी की तरफ ज़्यादा होगा। मतलब इसके जो सेंटर पॉइंट है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, उससे इधर ही हम ये वेट कहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही है? उससे इधर ही हम वेट कहीं रखेंगे। 3 मीटर आपको टोटल डिस्टेंस दी हुई है। अब देखिए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो आप देखेंगे निकालेंगे कैसे। अब देखिए कि टोटल वर्टिकल फोर्सेस अगर हम बैलेंस कर लें तो उससे हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अप्रोच देखते हैं कैसे करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो ब्लॉक है ये हम रखें कहाँ पे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? मान लिया लेट द फोर्स अप्लाइड। अच्छा देखिए मैकेनिक्स के तौर पे बात करें तो इन सब का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, इस प्लैंक का भी और इस जो लोड है इसका भी नीचे की तरफ। तो इसको सपोर्ट देने के लिए आदमी और लड़के को दोनों को ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई कंधे पे ऐसे उठाएंगे तो कंधे पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय बी एक्स। मान लिया कि एक्स फोर्स लगा रहा है, या आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स से आपको दिक्कत हो रही होगी, आप एफ मान लीजिए, एफ कि एफ फोर्स लगा रहा है लड़का, मान लिया। अब कंडीशन ये है कि अगर लड़का एफ लगा रहा है, देयरफॉर फोर्स, अगर लड़का एफ लगा रहा है तो फोर्स अप्लाइड बाय मैन कितना हो जाएगा? भाई पहले ही कंडीशन में कही गई है कि लड़के के 2 गुना लगाएगा तो वो 2F लगाएगा, ठीक है। तो आदमी कितना लगाएगा? 2F, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये 2F फोर्स लगा रहा है, ये F न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अच्छा न्यूटन कर लीजिएगा, यूनिट भी, क्योंकि सब ये न्यूटन में हमें निकालना है। यूनिट लिखने का थोड़ा फायदा होता है, ठीक है। यूनिट लिखने से चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि देखिए इसका जो वेट दिया हुआ वो वेट दिया है यार, एक मास दिया हुआ है, तो इसको भी आपको न्यूटन में फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम ब्लॉक की बात करें, लोड की बात करें, तो लोड कितना है? 80 इंटू, भाई लोड कैसे निकलेगा? mg। मास कितना है? 80 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो राउंड फिगर में, तो ये 800 न्यूटन आपका फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? ये लोड नीचे की तरफ, ठीक है। 800 न्यूटन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और खुद प्लैंक का भी एक वेट है, तो प्लैंक्स वुडन प्लैंक वेट, वुडन प्लैंक का अपना वेट है, वो कितना दिया गया? 27 kg। तो वुडन प्लैंक का वेट कितना हो जाएगा? मास दिया हुआ है mg, m कितना है? 27 मल्टीप्लाइड बाई 10, g की वैल्यू 10, तो ये हो गया 270 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमें ध्यान देना है कि किसी भी बॉडी का जब हम मानते हैं, वैसे तो ये पूरा हर जगह, इधर भी इसका नीचे मास होगा, हर जगह मास होगा, बट अगर टोटल बॉडी का मास हम कहीं देखते हैं तो हम मानते हैं कि वो उसके सेंटर पॉइंट पे लग रहा है, कि वो मास कहाँ लग रहा है? उसके सेंटर पॉइंट से, ठीक है, बिल्कुल उसके सेंटर, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको बोलते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो ये मान लिया कि इसका CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ से नीचे की तरफ 270 न्यूटन टोटल इस प्लैंक का मास नीचे की तरफ लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ये फोर्स आ गया, ये दोनों 2F और F हो गए, तो सारे फोर्सेस हमें पता चल गए। तो अब अगर हमें इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, अगर हमें इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो देखिए ये आपका वुडन प्लैंक हो गया, ठीक है, सिर्फ वुडन प्लैंक का बना रहे हैं, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स ये 2F, एक इधर से F, ठीक है। CG से नीचे की तरफ 270 न्यूटन, और यहाँ पे कहीं नीचे
800 न्यूटन। अभी हमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 800 न्यूटन हम दिखा रहे हैं, ये हमें सिर्फ इतना पता है कि सीजी से इधर की तरफ होगा, क्योंकि आदमी की तरफ वो हम रखेंगे, तभी आदमी ज़्यादा काम कर पाएगा, वजन ज़्यादा उसकी तरफ टिल्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इधर, बट अभी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चली कि सेंटर से 1 मीटर, आधा मीटर, 2 मीटर कितना दूर रखना है, वो अभी निकालेंगे हम। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इस प्लैंक पे इतने सारे फोर्सेज लग रहे हैं। अब चूंकि सारा कुछ बैलेंस्ड है, मतलब जो उठाए रहेंगे ना वो नीचे गिर रहा है ना ये लोग ऊपर जा रहे हैं, सब कुछ बैलेंस है, मतलब इन दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स ऊपर की तरफ और इस प्लैंक का और इस लोड का लगाया गया फोर्स नीचे की तरफ, सब आपस में बैलेंस है, तभी तो आराम से लोग आगे जाएंगे। तो बैलेंस कंडीशन में सारे फोर्सेस इस वर्टिकल डायरेक्शन में, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सारा का सारा फोर्स वर्टिकल ट्रांसवर्स है, ठीक है ना, ये बीम की तरह है सारा फोर्स वर्टिकल है, ट्रांसवर्स है। तो वाई डायरेक्शन में हम कहेंगे कि इन इक्विलिब्रियम सिग्मा y इज इक्वल टू 0, मतलब y डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा। तो सबको जोड़ लीजिए सीधे सीधे, अलजेब्रिक कर लीजिए। 2f ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव मान रहे हैं, मान लीजिए, तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। 800 माइनस 270 प्लस f इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये टोटल f यहाँ से निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2f प्लस f 3f, इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 8 2 10 1070, f इज इक्वल टू 1070 बटे 3, कितना आ जाएगा, 3 9 5 15 2 20 6 3 18, ठीक है ना, 356.66 न्यूटन, ये F आ गया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये आ गया कि लड़का कितना फोर्स लगाएगा ठीक है, लड़के को कितना वर्टिकल फोर्स लगाना पड़ेगा, ये आ गया। इससे आप मैन का भी निकाल सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पता चल जाएगा कि मैन कितना लगाएगा। ये आया कि आपका F कितना है। देखिए सवाल में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि लड़के को कितना लगाना है, ठीक है, तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ये स्टेप ज़रूरी उतना नहीं है, बट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या मतलब है, ये पूछा नहीं जा रहा आपसे, बट फिर भी मीडियम में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कभी इसी सवाल में अगर आपसे पूछ दे कि नहीं कितना फोर्स लगेगा, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, देखिए फोर्स तो आ गया कि लड़का और ये कितना लगाएगा बट ये वेट हम कहाँ रखेंगे, ये पोजीशन अभी डिफाइन नहीं हुई है। बात समझ में आ रही, पोजीशन अभी डिफाइन नहीं हुई है कि ये लोड हम इस प्लैंक पे कहाँ पे रखें, ठीक है, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया। इसको कैसे करेंगे, तो भाई ये जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, कपल का कर रहे हैं ना, मूवमेंट का, उसी चैप्टर का है। तो अब हम इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे आप मूवमेंट निकाल लीजिए सारे फोर्सेस के कारण, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे जहां आपका मन करे, ठीक है। तो टोटल मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है तो सारे मूवमेंट जीरो होने चाहिए ना। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, आगे के सारे न्यूमेरिकल में यही बात होगी। अगर मूवमेंट, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है पॉइंट ए और पॉइंट बी, बात समझ में आई। तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी में से किसी भी एक पॉइंट पे आप मूवमेंट निकाल लीजिए, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे, चाहे आप सीजी पे भी मूवमेंट निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लिया कि हम ए पे सारे फोर्सेस के कारण मूवमेंट निकालें, तो ए पॉइंट पे सारे फोर्सेस के कारण जो मूवमेंट का सम आएगा वो जीरो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा एम इक्वल टू 0 मैंने बताया था, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। अगर ये तीनों चीजें होंगी तभी हम कहेंगे कि हमारा जो
जो हमारा सिस्टम है वो पूरा इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितने फोर्सेस सब लग रहे हैं सब। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ, हम कहें सिग्मा एम, सर क्या मतलब है इसका, सिग्मा एम क्यों जीरो होगा? भाई अगर सिग्मा एम जीरो नहीं हुआ, इस पॉइंट के बाद अगर मूवमेंट हमने निकाला और जीरो नहीं हुआ तो क्या हुआ? मतलब कि कोई मूवमेंट आ रहा है, कोई मूवमेंट आ रहा है। तो जो मूवमेंट नेट आ रहा है, अब वो कब आ रहा है? जब ये बॉय ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी सब लग रहे हैं, तब मूवमेंट बच रहा है, नेट मूवमेंट बच रहा है। और अगर नेट मूवमेंट बचा तो इसका मतलब ये बीम उस तरफ घूमेगी। मान लिया कि सब हमने जोड़ा और एक मूवमेंट +3 का इधर की तरफ आया, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी बीम ये फोर्स लगाने के बावजूद भी ऐसे घूम जाएगा और ये गिर जाएंगे सारे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि सारे मूवमेंट और सारे फोर्स बैलेंस हैं और तब वो आराम से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको लेके कोई भी अगर फोर्स, मान लीजिए कि अगर फोर्स ही बैलेंस नहीं हुआ, ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा? दोनों ऐसे ऐसे गिर जाएंगे, लेके गिर जाएंगे उसको। तो बैलेंस करने का मतलब कि जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस भी बैलेंस होने चाहिए, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, और मूवमेंट भी सारे बैलेंस होने चाहिए। तो अगर मूवमेंट बैलेंस है, सिग्मा एम इक्वल टू 0 है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालें मूवमेंट, किसी भी पॉइंट पे, अब आप कहेंगे कि सर इस पॉइंट पे निकालें तो इसके कारण टोटल मूवमेंट तो हुआ नहीं, इसका मूवमेंट तो आया नहीं। अरे भाई, जिस पॉइंट पे निकालना है उसी पॉइंट पे जो फोर्स लगता है उसके कारण मूवमेंट जीरो होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स की इस पॉइंट से जीरो हो गई, बताया था हमने। तो इस पे जो मूवमेंट आएगा बचे हुए के कारण आएगा, और टोटल मूवमेंट ही आ रहा है। किसी भी पॉइंट पे लीजिए, इस पॉइंट पे लेंगे तो सीजी वाला, ये वाला जो फोर्स है इसके कारण मूवमेंट जो बचे हुए के कारण आएगा, इस पे लेंगे। ठीक है, तो अब हम मूवमेंट इक्वेशन यूज करेंगे, सिग्मा एम इक्वल टू 0, इसको यूज करेंगे। अब सिग्मा एम इक्वल टू 0 एट किस पे निकालें? आपकी मर्जी, आप ए पे निकालिए, मर्जी आपकी बी पे निकालिए, मर्जी आपकी सी पे निकालिए। बट ध्यान रखिए कि ये अगर हम नहीं करना चाहते, ठीक है, ये तो हमने एफ निकाल लिया, बट वैसे क्वेश्चन में हमको एफ 2f और एफ नहीं दिया हुआ ये हमको नहीं दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में हमको ये दोनों नहीं दिया हुआ। तो ये अच्छा होता है कि उसी पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए जहां पे अननोन फोर्स है। ये हमको नहीं दिया हुआ, इसी पे अगर करेंगे तो इसके कारण यहां मूवमेंट जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा ही नहीं इक्वेशन में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी पॉइंट पे चूज करना चाह रहे हैं किस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, तो उस पॉइंट पे निकालिए जहां अननोन हो या अननोन की संख्या ज्यादा हो सकता है यहाँ एक के अलावा कई सारे अननोन होते तो यह और अच्छा पॉइंट माना जाता, बट अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पे एक एक अननोन है, तो आप दोनों में से कोई मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप यहाँ निकालिए चाहे यहाँ निकालिए, आंसर एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं एट ए। ठीक है, एट ए। अब एट ए पे आपको मूवमेंट निकालना है सारे फोर्सेस के कारण। तो इसके का पहला फोर्स 2f के कारण यहाँ तो जीरो हो गया, इसका कोई मूवमेंट नहीं आएगा। दूसरे फोर्स पे चले, जो ये जो लोड हमने रखा है इसके कारण कितना मूवमेंट आएगा इस पे, तो 800 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें ये पता ही नहीं कि ये ब्लॉक हम कहाँ रखे हैं। तो क्या करना है आपको, मान लीजिए यहीं पे आप करेंगे लेट द लोड इज प्लेस्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम ए, फ्रॉम पॉइंट ए से x दूरी पर। मान लिया कि a से x दूरी पर आपने ये लोड रख दिया, x अभी आपको फिक्स नहीं, वो x ही निकालना है। ठीक है, कंडीशन सारी इस पे फुलफिल कर देंगे, अपने आप x पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x दूरी पे आपने ये लोड रख दिया, तो अब मूवमेंट निकालना है a पे, तो 800 इंटू x। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x ही तो है ना, इस फोर्स की 90 डिग्री, देखिए डिस्टेंस 90 ही है। इस पॉइंट से a पॉइंट से इस बल की दूरी x है, तो 800 इंटू x, इसका मूवमेंट आ गया। अब डायरेक्शन भी आपको देखते जाना है, साथ साथ डायरेक्शन बताए थे, फोर्स की दिशा में अपनी उंगलियों को, और हथेली का जो फेस है वो उस पॉइंट की तरफ जिसके अबाउट निकालना है। घुमाया तो क्या आया, ये सेंस क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कर दिया। तो अब दूसरे वाले फोर्स पे चलिए, जो इसका मास है सीजी पे जो लग रहा है 270 नीचे की तरफ, इसके कारण भी डायरेक्शन यही आएगा, क्लॉकवाइज ही। तो ये भी प्लस में जुड़ जाएगा, 270 प्लस ये कितनी दूरी है, सीजी कहाँ लगेगा, 3 मीटर है, सीजी बिल्कुल सेंटर में होगा ना, तो 1.5 मीटर, तो 270 इंटू 1.5,
बात समझ में? तीसरा फोर्स, अब बीच में और कोई फोर्स नहीं, सीधे ये जो लड़का लगा रहा है, तो वो कितना है, F। अब इसका देखिए उंगलियों को इधर की तरफ, हथेली इसकी तरफ घुमाए, ये एंटी क्लॉक आ रहा है, माइनस हो जाएगा, माइनस F इंटू टोटल डिस्टेंस होगी ना 3 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप F निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पे F इंटू 3 x, F आपने निकाल रखा है, यहाँ वैल्यू रखी है F की, x आ जाएगा, x आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है? इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका x यहाँ आपको पता चल जाएगा। सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। F की वैल्यू यहाँ रखिए, x आ जाएगा। अब x जैसे ही पता चला तो आप बता देंगे कि हाँ हमने F और 2F की कंडीशन भी फॉलो कर ली और हमें पता चल गया कि हम इस ब्लॉक को अगर x जितना ही आया A से उतनी दूरी पे अगर रखें और उठा के ले चलें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आदमी जो है वो लड़के से 2 गुना मेहनत कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक सवाल था, कैसे सॉल्व करना है देख लिया आपने, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको B से करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। B पॉइंट पे भी सारा मूवमेंट निकालते तो बात वही होती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट A से नज़दीक है, A से ही x माना है तो A पे ही निकाल लिया हमने, A पे इसके कारण 0 हो गया, मूवमेंट निकाल लिया। तो देखिए ज़्यादातर सवालों में आप यही मान के चलिए कि आप जब करेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा कि किसी भी इक्वेशन में आपको दोनों यूज करने पड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। मतलब फोर्स को भी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली बैलेंस करके एक इक्वेशन बनाएंगे और एक मूवमेंट के कारण भी एक इक्वेशन बनाएंगे। हर जगह अप्रोच यही होगा। ये अप्रोच बिल्कुल कंठस्थ, बिल्कुल इसको मैं लिख देता हूं, स्टेप्स याद रखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में इस तरह के जो आते हैं उसमें आपको पहला जो स्टेप है, फर्स्ट आपको करना क्या है, पहला स्टेप चाहे ये आए चाहे बीम का कोई भी न्यूमेरिकल आए, फाइंड द रिएक्शंस, फाइंड द रिएक्शंस और अननोन फोर्स। कोशिश कीजिए अगर आ जाए तो तरीके से, जैसे अभी हमने एफ का इक्वेशन बनाया था। तो आपको करना क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, यूज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 and sigma m equal to 0. Third, form three equations to solve 3 unknowns. ठीक है, आप इन तीनों से 3 इक्वेशन बनाइए और 3 अननोन आप फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे 3 अननोन चीजें पूछ सकता है। यहां पे आपसे 2 चीजें पूछा नहीं है उसने, बट 2 आपको निकालनी पड़ेंगी क्योंकि f निकाले बिना x फाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। f आपको निकालना पड़ेगा, तो पहले आपने f निकाला और फिर x निकाला। बात समझ में आई? कहीं कहीं 3 अननोन हो सकते हैं, तो आपको ये तीनों इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली आपको हर जगह पे क्या करना है, आपको सिग्मा एफ एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्सेस का सारा सम, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का सारा सम, और सिग्मा एम किसी भी एक पॉइंट पे सारे फोर्सेस के कारण मूवमेंट निकाल दीजिए। क्योंकि क्यों निकालना है हम, क्योंकि सिग्मा एम भी 0 होगा, सिग्मा एफ आई, क्योंकि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम अगर कोई भी बॉडी काम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में है तभी हो रहा है, वरना वो डिस्टर्बेंस होती है वहाँ पे, जो हमने भी एग्जाम्पल दिया था। बात समझ में आई? तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दिया हमने, देखिएगा आगे जब आपका ये बात क्लियर हो गई अगर आपको, तो आगे दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, उस पर 2 पॉइंट्स हैं, मान लिया ए बी एक रॉड है, ए बी एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 8 मीटर, ठीक है, और बी पॉइंट पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पॉइंट बी पे। इस रॉड है ये, रॉड की लंबाई आपको दी हुई है 8 मीटर, ठीक है। 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंट of force
मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए, ए पॉइंट पे कितना मूवमेंट होगा इस फोर्स का, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये बड़ा ही आसान सवाल है, अगर आपको मूवमेंट ऑफ पता है क्या होता है तो सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी पॉइंट पे किसी फोर्स के कारण मूवमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं, फोर्स की भी इन्होंने, तो मूवमेंट एट ए कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है 60 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लंबाई आपको दी हुई है तो 60 इंटू 8, 8 6 जा 48, 480 न्यूटन मीटर, ये आपका एम ए आ गया। अब आपसे देखिए, अब क्वेश्चन में कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए, तो मूवमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी बताएंगे तो सिर्फ ये बता देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा उसका सेंस और उसकी डायरेक्शन भी। तो सेंस और डायरेक्शन, नीचे की तरफ उंगलियां, हथेली जिस पॉइंट पे निकालना है, घुमाया, क्या आया ये, क्लॉकवाइज, एम में न्यूटन मीटर, क्लॉकवाइज सेंस, और देखिए इनटू द पेपर और बोर्ड, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मूवमेंट बता रहे हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, भले ही वो पूछे चाहे ना पूछे। खाली अगर आपने 480 न्यूटन मीटर रख दिया तो टीचर जब चेक करने जाएगा तो इसका एक नंबर काट लेगा वो डायरेक्शन बताने का। बात समझ में आई। इनटू द पेपर नहीं बताएंगे, क्लॉकवाइज सेंस भी बता देंगे तो भी चल जाएगा, बट डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, कि ये फोर्स इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मोशन कराएगा, घुमाएगा। बात समझ में आई। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर। जब भी आपसे पूछे, भले ही वो आपसे क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा है, सिर्फ मूवमेंट कह रहा है, बट मूवमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको बताना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये सिंपल आपने किया। डायरेक्शन हमेशा लेने की जो तरीका है उसको याद रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, जो भी एक ही बात है, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको रॉड दी हुई है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 2 मीटर, और इसका वेट भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये एक रॉड है 2 मीटर की, इसके एक एंड पे आपसे कह रहा है कि 160 न्यूटन का लोड इधर की तरफ, नीचे की तरफ लगाया जा रहा है, ठीक है। इसका सीजी कहीं पे होगा, जहां भी, उससे नहीं मतलब, ठीक है। और कह रहा है कि किसी सी पॉइंट पे at point C the rod is to be balanced, मतलब एट पॉइंट सी पॉइंट पे इस रॉड को बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए कोई भी तरीका हो सकता है, सी पॉइंट पे हो सकता है कोई सपोर्ट लगा हो ऐसे, ठीक है, ये सपोर्ट कैसा भी हो सकता है, ये हो सकता है वो रखा हो कोई चीज़ सिलेंड्रिकल उसके ऊपर। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि इस रॉड का वेट कितना होगा जिससे कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस हो जाए एट पॉइंट सी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ये वेट कितना होगा कि पॉइंट सी पे ये बैलेंस हो जाए। देखिए कोई भी और फोर्स नहीं लगाया जा रहा, थोड़ा सपोज करना अजीब सा लगेगा आपको देखने में कि कोई एक इतना भारी है, ये
कोई प्लैंक है, ये बहुत भारी है, बहुत वजन है इसका। किसी एक पॉइंट पे हमने इसको सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सी पॉइंट कोई है, यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ एक कोई चीज़ हमने इसे लटका दी या फोर्स लगाया, खींचा इसको, तो इस पॉइंट के अबाउट हमने किया है। तो अब इस देखिए, ये जैसे ही इधर फोर्स लगाएंगे खींचेगा इधर, बट अगर इसका खुद का वेट बहुत ज़्यादा हो, इस रॉड का खुद का वेट बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होगा, ये इसको इधर आने नहीं देगा, बैलेंस रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि what should be the weight of rod such that a force of 160 Newton is balanced at C। मतलब इसका वेट कितना हो कि सी पॉइंट पे ये फोर्स बैलेंस हो जाए, और कुछ भी नहीं लगाना, कोई आदमी नहीं खड़ा, कुछ भी नहीं खड़ा, हमने लटकाया, फिर भी ये इधर नीचे की तरफ गिर नहीं रहा है, ना इधर गिर रहा है ना इधर गिर रहा है, तो कितना वेट होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये तराजू की तरह हो गया, तराजू की दूसरी तरफ जो वेट आ रहा है वो इसी रॉड का अपना खुद का वेट है, ये बहुत भारी है, ठीक है ना। तो और इधर ये फोर्स हल्का सा लगा रहे हैं, तो ये फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, इधर आएगा ही नहीं। तो कब आएगा, जब इस तराजू के इधर की तरफ ये जो इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, तो ये क्या दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है ना, देखिए मूवमेंट दे रहा है इधर, और ये भी इधर मूवमेंट इस सी पॉइंट के अबाउट। सी पॉइंट के अबाउट ये मूवमेंट कैसा देगा, ऐसे, और सी पॉइंट के अबाउट ये मूवमेंट कैसा देगा, ऐसे। बात समझ, दोनों का मूवमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है। तो सिंपल सी चीज़, ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था, न्यूमेरिकल में आपको लेफ्ट हैंड मूवमेंट और राइट हैंड मूवमेंट को इक्वल करना है। तो एज फॉर इक्विलिब्रियम सोल्यूशन आंसर देना है, कैसे होगा, एज फॉर द इक्विलिब्रियम के लिए, एज फॉर द इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड मूवमेंट इज इक्वल टू राइट हैंड मूवमेंट, ठीक है। अब सी पॉइंट पे दोनों के कारण मूवमेंट निकाल लीजिए, तो मतलब फाइंड मूवमेंट एट सी पॉइंट पे मूवमेंट निकाले, तो सी पॉइंट पे अगर मूवमेंट निकालें तो क्या होगा, 160 और ये डिस्टेंस अच्छा, ये सी पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है ये आपको दी हुई है, ठीक है, ये आपको दी हुई है 45 सेंटीमीटर, यहां से ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 45 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। ये तो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब देखिए, निकालना है आपको, ये डिस्टेंस दी हुई है, बिना इसके तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो फाइंड द मूवमेंट एट सी पॉइंट पे मूवमेंट इस फोर्स के कारण इधर ऐसे, ये क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉक, तो 160 इंटू 45 मीटर में हमको रखना है, तो मीटर में अगर सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.45 ये आ गया, बराबर ये लेफ्ट हैंड मूवमेंट हो गया, इस पॉइंट के इधर वाला मूवमेंट, इस पॉइंट सी पॉइंट के इधर राइट हैंड वाला मूवमेंट क्या होगा, W वेट कितना, W इंटू डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी, ये नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई ये 2 मीटर का रॉड है, सीजी कहाँ पे होगा, सेंटर पे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर, ये 45 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचेगा, है भाई 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 100 में से 45 घटाए तो ये कितना बचा, 65, तो W इंटू 65। अब यहाँ से 65 को जब ट्रांसफर कीजिए तो कितना आ जाएगा, 160 इंटू 0.45 अपॉन 65, सॉरी 65 सेंटीमीटर है ना, तो 0.65। बात समझ में, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से W आ गया, हो गया सॉल्व आंसर, कोई बात ही नहीं, W पता चल गया आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा कि उसने क्वेश्चन में मास पूछा है इसका, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा रहा है, वो इसका मास पूछ रहा है, और आप जो निकाल रहे हैं वो वेट है, ठीक है ना। ये जो आप निकालेंगे ये किससे मिलके बना होगा, mg से, और वो आपसे मास पूछ रहा है, तो जो आएगा उसको g से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा उसको g से, भाई ये कुछ आएगा, मान लीजिए x आया, तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, x/g, ठीक है ना, g से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि जो आएगा वो वेट आएगा, फोर्स आएगा, और आपसे वो मास पूछ रहा है।
तो ये थोड़ा सा इसमें बातें ध्यान में रखनी है। तो ये भी एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, गुड, बहुत कोई टफ नहीं था, बट अप्रोच थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सॉल्व करते समय आपको बहुत ही संभल के इसको देखना है कैसे करना है, बट सिस्टम वही है सब जगह मूवमेंट यूज करना है। यहाँ आपको वर्टिकल फोर्स नहीं यूज करना पड़ा, उसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ मूवमेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।